नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, एक स्लोगन के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, जबकि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा को लेकर। तो एलटी भर्ती परीक्षा यानी कि दोस्तों 2026 जो आगामी भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसको लेकर दोस्तों आज की क्लास हमारे होने वाली है। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि हमने इससे पहली क्लास में आपको बताया था कि उत्तराखंड के अंतर्गत 1200 पदों पर एलटी का विज्ञापन जारी हो सकता है और जल्द ही इसका विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि 2 3 4 महीने के अंतर्गत इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा। उत्तराखंड के अंतर्गत ये एलटी की भर्ती परीक्षा को लेकर विभाग के अंतर्गत जो है चल रहा है मामला। और इसका विज्ञापन जारी होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जिसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा के जो क्लास है 2026 के लिए, उसकी प्रारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम यूनिट प्रथम शिक्षा और दर्शन की। इससे पहले एक पॉइंट याद आता है दोस्तों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। यानी कि आपको क्या करना है, अगर आपको अपनी मंजिल पानी है तो आपको हौसले बुलंद करने हैं। और साथ ही जो अभ्यर्थियों का प्रीवियस एग्ज़ाम में जो सक्सेस से बच रह गए हैं, कुछ पॉइंट से रह गए हैं, उनको एक नए हौसले के साथ, नए जज्बे के साथ क्लास की शुरुआत करनी है। तो आज हम क्लास स्टार्ट करें दोस्तों यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों शिक्षा और दर्शन। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम शिक्षा और दर्शन दोनों टॉपिक्स को डिटेल पूरा पढ़ेंगे और फिर हम इस पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न भी इसके अंदर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा शिक्षा और दर्शन का जो कंटेंट है, ये आपके लिए बेहतरीन नोट्स होगा। आप इसको रिटन फॉर्म में भी नोट करिए और अपने अलग अलग कॉपियाँ बना लीजिए। यूनिट वाइज अपनी कॉपियाँ प्रिपेयर करिए और उसके अंतर्गत प्रत्येक यूनिट के नोट्स अपने तैयार करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों शिक्षा से, यानी कि एजुकेशन से हम शुरुआत करते हैं। शिक्षा वह प्रक्रिया है दोस्तों जिसके द्वारा मनुष्य के विचार, व्यवहार और व्यक्तित्व का विकास होता है। यानी कि मनुष्य के अंतर्गत उसके विचारों को, उसके व्यवहार को और उसके व्यक्तित्व का विकास करने की जो प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों, उसको हम शिक्षा कहते हैं। ठीक है, एक एजुकेशन ही एक माध्यम है दोस्तों जो व्यक्ति के खुद के थॉट्स को चेंज कर सकता है, उसके बिहेवियर में चेंज ला सकता है और उसके पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है। ठीक है ना? तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, मनुष्य के विचारों में चेंजेज आते हैं, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और उसकी पर्सनालिटी यानी कि उसका व्यक्तित्व का विकास होता है। शिक्षा का तात्पर्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता दोस्तों, यानी कि हम केवल किताबी ज्ञान से सब कुछ नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन का मतलब होता है जीवन जीने की कला। यानी कि जीवन को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, कैसे जीना है, समाज में कैसे सरवाइव करना है, किस तरीके से समाज के साथ बिहेव करना है, क्या अपने विचार कहाँ पर प्रस्तुत करने हैं, कहीं नहीं करने हैं, किस प्रकार की पर्सनालिटी आपको अपने आप में डेवलप करनी है। ये सारी चीज़ों का विकास जो होता है दोस्तों, वो होता है एजुकेशन, यानी कि वही शिक्षा कहलाती है। अब अलग अलग जो फिलोसोफर रहे हैं दोस्तों, जो दार्शनिक रहे हैं या अलग अलग जो महानुभाव रहे हैं, उन्होंने शिक्षा के अर्थ को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो हम कुछ ही जो है फिलोसोफर या कुछ ही जो है प्रभावशाली व्यक्तियों के बारे में उनके विचारों को पढ़ेंगे। तो आप इनके नोट्स बनाते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों महात्मा गांधी। एक ऐसे व्यक्तित्व की बातें हैं दोस्तों जो देश में सभी जगह जो है जिन्होंने अपना समर्पण भाव से अपनी एजुकेशन का पूरे देश के लिए योगदान दिया है। तो महात्मा गांधी के क्या विचार रहे थे दोस्तों? शिक्षा से मेरा अभिप्राय शरीर, मन और आत्मा का सर्वश्रेष्ठ विकास है। यानी कि महात्मा गांधी क्या मानते थे? वो एजुकेशन को एजुकेशन तब मानते थे जब वो शरीर का,
मन का और आत्मा का सर्वश्रेष्ठ विकास कर सके। तो शरीर, मन और आत्मा का सर्वश्रेष्ठ विकास करना ही शिक्षा है, ये महात्मा गांधी का मानना है। ठीक है दोस्तों, तो महात्मा गांधी के विचारों को आप जरूर याद रखेंगे कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय शरीर, मन और आत्मा का सर्वश्रेष्ठ विकास करना है। बात करते हैं दूसरे हमारे जो है शिक्षाविद स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद मानते हैं दोस्तों, शिक्षा वह है जिससे मनुष्य में निहित पूर्णता का विकास हो सके। तो मीनिंग के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी के विचारों से पूर्णतः ये मिलता है, लेकिन इन्होंने अपने शब्दों को रखने का थोड़ा अलग तरीका है। उन्होंने शिक्षा वह माना है जो मनुष्य में निहित पूर्णता का विकास कर सके, यानी कि मनुष्य के अंदर जो पूर्णता है उसका डेवलपमेंट कर सके, वो उसको सामाजिक दृष्टिकोण में ला सके और समाज में जो है उसका असर देखने को मिले। ये स्वामी विवेकानंद का मानना है, शिक्षा वह है जिससे मनुष्य में निहित पूर्णता का विकास हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों जॉन ड्यूई के बारे में। जॉन ड्यूई ने क्या कहा था? एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। उन्होंने शिक्षा को क्या माना था? शिक्षा को ही उन्होंने जीवन माना था। उन्होंने कहा कि शिक्षा ग्रहण कीजिए और उसको अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि एजुकेशन क्या है, और दूसरा इनका मानना था कि व्यक्ति जो है जीवन में करता ही क्या, जीवन में शिक्षा ही तो लेता है और शिक्षा ही जीवन है। यानी कि अगर एजुकेटेड है तो वो अच्छे से जिएगा, और अगर वो जीवन जी रहा है तो वो भी साथ में एजुकेशन भी ले रहा है। तो इन्होंने शिक्षा जीवन ही है माना है। ठीक है, एजुकेशन इज अ लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन अपने आप में क्या है? एक जीवन है। ठीक है, तो ये जॉन डीवी के विचार हैं दोस्तों, इसको भी आप नोट करेंगे। और साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये ऐसे महानतम लोगों के विचार हैं दोस्तों जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टैगोर ने क्या माना है दोस्तों? टैगोर ने माना है शिक्षा मनुष्य को प्रकृति और समाज से जोड़ती है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का विचार था कि शिक्षा जो है मनुष्य को एक तो नेचर से यानी कि प्रकृति से, और साथ ही सोसाइटी से यानी कि समाज से जोड़ती है। तो अगर वेल एजुकेटेड पर्सन है तो क्या होगा? वो अपने प्रकृति के साथ, अपने समाज के साथ, अपने नेबर्स के साथ, सभी के साथ जो है एक सही सामंजस्य बिठा लेता है। और अगर एजुकेशन नहीं है यानी कि विचारधाराएं सही नहीं है, व्यवहार मन मस्तिष्क से व्यक्ति सही नहीं है, तो प्रकृति और समाज के साथ जो है तालमेल नहीं बिठा सकता। तो टैगोर का ये मानना था शिक्षा मनुष्य को प्रकृति और समाज से जोड़ती है। ठीक है, ये इनका मानना था। ठीक, तो ये भी आपने याद रखना है। नोट्स आप ज़रूर तैयार करिए दोस्तों। एज ए नोट फॉर्मेट में हम आपको करा रहे हैं, तो इसलिए आपने जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनको अपना नोटिस कॉपी में यूनिट फर्स्ट की अलग कॉपी बनाइए, यूनिट सेकंड की अलग बनाइए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पाँचों यूनिट की अलग कॉपी बना लीजिए। और डेली हमारी क्लास अटेंड करते रहिए। और डेली क्लास अटेंड करेंगे तो आपको जो है आपके नोट्स भी डेली प्रिपेयर होते रहेंगे। और हम आपको यूनिट वाइज जो है सारे क्लासेस कराते रहेंगे, वन बाय वन ना कराते हुए हम हर बार अलग अलग यूनिट के अकॉर्डिंग जो है क्लासेस आपको देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जिससे सारे यूनिट भी कवर होते रहेंगे और साथ ही आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत मजबूती की ओर बढ़ती रहेगी। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं तो पहला है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। तो शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलती है, जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसके अंदर सीखने की इच्छा भी होती है, चाहत होनी भी चाहिए। और साथ ही जो है व्यक्ति हर बार नई चीज़ सीखता है। कभी वो अपने से बड़ों से सीखता है, कभी वो अपने से छोटों से सीखता है, कभी वो समाज से सीखता है, कभी किताबों से सीखता है, कभी समाज से सीखता है। तो ये जीवन पर्यंत चलने वाली जो है प्रक्रिया के तौर पे है। दूसरा ये सामाजिक प्रक्रिया है, यानी शिक्षा क्या है? समाज से जोड़ती है, सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। उसके अलावा अनुभव आधारित होती है शिक्षा, यानी कि आप जो अनुभव ग्रहण कर रहे हैं उसी के बेस पर आप आगे को सरवाइव करेंगे। ठीक है, तो ये जो है अनुभव पर आधारित होती है शिक्षा। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा जो है आपका शिक्षा की जो विशेषताएं हैं वो मेन है व्यक्तित्व निर्माण करना, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में शिक्षा का विशेष योगदान रहा है। तो शिक्षा की चार प्रमुख विशेषताएं होती हैं दोस्तों, इनको नोट कर लें। एक तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और दूसरा सामाजिक प्रक्रिया है, तीसरा अनुभव पर आधारित होती है, और चौथा जो है ये व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये शिक्षा की प्रमुख
विशेषताएं होती हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों, इस पर चर्चा करते हैं। शिक्षा के मुख्य जो उद्देश्य होते हैं दोस्तों, वो होते हैं, पहला है चरित्र का निर्माण करना। तो कोई भी व्यक्ति अगर शिक्षित होगा तो उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर वेल एजुकेटेड होगा पर्सन, एक अच्छी एजुकेशन लिया हुआ होगा, तो उसका चरित्र अच्छा ही होगा। तो एक अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए शिक्षा मुख्य रोल प्ले करती है। ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एजुकेशन के। और उसके अलावा व्यक्तित्व का विकास करना इसका उद्देश्य होता है। सामाजिक समायोजन की भावना का विकास करना होता है शिक्षा का उद्देश्य। इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों आत्मनिर्भरता का विकास करता है, यानी कि सेल्फ डिपेंड व्यक्ति को बनाता है। ठीक है, तो खुद पर आत्मविश्वास बढ़ता है व्यक्ति का, और आत्मनिर्भर बनता है। और साथ ही साथ जो है नेशनल यूनिटी बनती है, राष्ट्रीय एकता का विकास होता है। यानी कि अपने और अपनों के बीच पहचान बनती है। और साथ ही जो है पूरे देश को एक मान के वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो डेवलप होती है, वो एजुकेशन के द्वारा ही होती है। वेल एजुकेटेड जो पर्सन होगा वो सभी के साथ एकता का भाव रखेगा और सभी को समान दृष्टिकोण से देखता है। तो एक राष्ट्रीय एकता का विकास भी शिक्षा के द्वारा होता है। तो शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होते हैं दोस्तों, एक तो चरित्र निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, सामाजिक समायोजन करना, आत्मनिर्भरता डेवलप करना और राष्ट्रीय एकता का विकास करना। ये शिक्षा के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षा के प्रकार। अब शिक्षा कितने प्रकार की होती है, तो शिक्षा मेनली दोस्तों होती है 3 प्रकार की। ठीक है, अब आप सोचेंगे 3 प्रकार की कैसे। देखो, एक तो होगी औपचारिक शिक्षा, दूसरी होगी अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा वो होती है दोस्तों जो स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। यानी कि बच्चा जो है घर से रेडी होके जाता है और स्कूल में जाता है, स्कूल में जाके फिर क्लासेस पढ़ता है, टीचर उनको पढ़ाते हैं, क्लास में टीचर आए, मतलब विद्यालय को एक क्या बना दिया, शिक्षा का घर बना दिया। ठीक है, तो विद्यालय जो है औपचारिक शिक्षा का केंद्र होता है। यहाँ बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद घर को आते हैं। तो ये तो हो गया किताबी ज्ञान से संबंधित, जिसको हम औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। दूसरे प्रकार की जो एजुकेशन होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं जो व्यक्ति घर से, अपने आस पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपने सगे संबंधियों से जो एजुकेशन लेता है, जो देख के लेता है। ठीक है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो ले रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं दोस्तों, ये हैं आपकी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो 2 प्रकार की शिक्षा तो हो गई, घर और समाज से सीखना अनौपचारिक हो गया, विद्यालय में सीखना जो है औपचारिक शिक्षा हो गया। लेकिन जो थर्ड टाइप की जो एजुकेशन होती है दोस्तों, वो होती है आपकी अनौपचारिकेतर शिक्षा। यानी कि वो ऐसी शिक्षा है जैसे आपका ओपन स्कूलिंग। ठीक है, ओपन स्कूलिंग होती है, डिस्टेंस एजुकेशन ले लेते हैं, और साथ ही मतलब दूरस्थ शिक्षा जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। तो ये जो है ये अनौपचारिकेतर शिक्षा के तौर पे जानी जाती है, जिसमें व्यक्ति काम अन्य काम भी करते रहता है, समाज से भी जुड़ा रहता है, औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाता है। तो ऐसे स्थिति को अनौपचारिकेतर एजुकेशन कहते हैं। ना तो ये पूर्णतः औपचारिक होती है, ना ही ये पूर्णतः अनौपचारिक होती है। तो इस प्रकार की एजुकेशन को हम अनौपचारिकेतर शिक्षा के श्रेणी में रखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों शिक्षा के कार्य। यानी कि शिक्षा क्या करती है, किस तरीके से आगे एजुकेशन का यूज होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहला है संस्कृति का संरक्षण करना। तो शिक्षा के द्वारा क्या होता है दोस्तों, एक तो हमारी संस्कृति का संरक्षण होता है। हम जिस समाज, जिस बिहेवियर, जिस प्रकृति से और जिस प्रकार की संस्कृति को फॉलो करते हैं, उसका हम संरक्षण करते हैं, यानी कि हम उसको आगे प्रदर्शित करते हैं। और अगर किसी भी चीज़ का आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो इट मीन्स आप जो है उसको संरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम अभी एजुकेशन यहाँ पर दे रहे हैं, यानी कि अपने चैनल के माध्यम से एजुकेशन दे रहे हैं, तो हम अपनी संस्कृति को संरक्षण कर रहे हैं, हम अपनी एजुकेशनल चैनल को संरक्षित कर रहे हैं। यानी कि अधिक से अधिक सदस्य हमारे साथ जुड़े रहें, अधिक से अधिक जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, जो एलटी की तैयारी करना चाहते हैं, लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े रहें। और लगातार हम एक
मेंबर से लेके 1 सब्सक्राइबर 2 सब्सक्राइबर होते होते आज हम 4000 सब्सक्राइबर की ओर बढ़ गए हैं और इससे भी अधिक हम बहुत अधिक ग्रोथ करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। और हमारी टीम बहुत बड़ी बनेगी और धीरे धीरे जो है हम अपने चैनल के माध्यम से अपनी एजुकेशन को जो है आगे सभी तक संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। तो संस्कृति का संरक्षण का तात्पर्य भी यही है कि हम किस समाज से, किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं, किस प्रकार की हमारी एजुकेशन है, वो हम जो है आगे प्रदर्शित करते हैं और वही हमारी संस्कृति का संरक्षण कहलाता है। सामाजिक नियंत्रण करने का कार्य जो है शिक्षा करती है। शिक्षा के द्वारा सामाजिक नियंत्रण होता है, यानी कि हमको कहाँ पर कैसा बिहेव करना है, क्या करना है, हमारी एजुकेशन हमको सिखाती है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि इससे हमें राष्ट्रीयता का विकास होता है। ठीक है, नेशनलिटी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि हम जिस राष्ट्र के निवासी हैं उसको हम फॉलो करते हैं और वहाँ पर जो है अपने आप को उसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो राष्ट्रीयता का विकास होता है और साथ ही नैतिक विकास तो होता ही है। तो ये शिक्षा का कार्य है, एक तो संस्कृति का संरक्षण करना, सामाजिक नियंत्रण करना, राष्ट्रीयता का विकास करना और नैतिक मूल्यों का विकास करना। तो ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है, ये शिक्षा के मुख्य कार्य हैं। ठीक है दोस्तों। फाइनली अगर हम शिक्षा के निष्कर्ष पे पहुँचे दोस्तों, तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति जो है ज्ञान, उसके अंदर जो अज्ञानता होती है वो ज्ञान की ओर अग्रसर होती है और साधारण जीवन से श्रेष्ठ जीवन की ओर ले जाता है। तो एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जो मनुष्य को क्या करती है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाती है। ठीक है, अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ओर ले जाती है और साधारण जीवन से एक श्रेष्ठ जीवन की ओर ले जाती है। तो ये शिक्षा का मेन जो है टारगेट होता है, मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, तो अज्ञानता को दूर करके ज्ञान की ओर अग्रसर करना और साधारण जीवन से एक श्रेष्ठ जीवन की ओर ले जाना, यही शिक्षा का मेन निष्कर्ष निकलता है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं दोस्तों, दर्शन, फिलॉसफी। तो फिलॉसफी के अंतर्गत हम बात करेंगे कि दर्शन है क्या, किस तरीके से दार्शनिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और क्या इसका आगे जो है रोल है। ठीक है, तो दोस्तों जो दर्शन शब्द बना है संस्कृत के दृश्य धातु से बना है। किससे मिलकर बना है दर्शन शब्द? दर्शन शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत के दृश्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है देखना या सत्य को जानना। अगर आपको सत्य को देखना है, सत्य को समझना है, सत्य को जानना है, तो उसको देखने और जानने की जो इच्छा है वही दर्शन है। ठीक है, किसी भी घटना के होने के बाद अगर आप उसको जो है उस घटना के होने के बारे में उसकी असलियत को पहचानना चाहते हैं, उसकी सत्यता को जानना चाहते हैं, तो यही दर्शन है। एक दार्शनिक तभी बनता है जब उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी होती है, कुछ उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता होती है, यानी कि उसके अंदर कुछ करने की इच्छा होती है, तो वही दार्शनिक बनता है। तो सत्य को देखना और उसको जानना ही दर्शन कहलाता है। दर्शन का संबंध क्या होता है दोस्तों? जीवन, जगत और मानव अस्तित्व से जुड़े मूल प्रश्नों से होता है। ठीक है, तो इसका संबंध क्या है? जीवन से और जगत से, यानी कि संसार से, और मानव अस्तित्व के, यानी कि मनुष्य का अस्तित्व कैसे है, कैसे ये उत्पत्ति होती है, क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों से जुड़े मूल प्रश्नों को समझना ही दर्शन कहलाता है। ठीक है, तो एक जो फिलोसोफर होते हैं वो ऐसे ही फिलोसोफर नहीं कहलाते हैं दोस्तों। उनके अंदर जो है क्या होता है, जीवन जीने की एक कला होती है। वो इस भौगोलिक जो सांसारिक और इन चीज़ों से उठकर वो कुछ नया करने की सोचते हैं और मानव अस्तित्व को जानने की सोचते हैं। तो इतनी बड़ी गहराई तक सोचने वाला व्यक्तित्व ही दार्शनिक बन सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अलग-अलग दार्शनिकों ने दर्शन की क्या-क्या परिभाषाएँ दी हैं। जैसे प्लेटो हैं दोस्तों, अरस्तु हैं, कांट हैं और डॉक्टर राधाकृष्णन हैं, जिनका नाम आपने बार-बार सुना है। तो इन्होंने जो है दर्शन को क्या परिभाषित किया है। तो काफ़ी शॉर्ट हमने इनके नोट्स बनाए हैं और ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, इसलिए आप इनको बिल्कुल अपने नोटबुक में भी नोट करते रहिएगा। तो दार्शनिकों की अब बात करें, हम प्लेटो की बात करते हैं दोस्तों। तो प्लेटो ने क्या माना है दोस्तों? प्लेटो ने माना है दर्शन वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। यानी कोई भी वस्तु है उसके वास्तविकता को जानना, उसके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान अर्जन करना ही दर्शन है। ठीक है, तो जो वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप को जानना ही क्या माना है, प्लेटो ने इसको दर्शन के तौर पे
माना है। ठीक, अब बात करते हैं अरस्तु की। तो अरस्तु ने क्या माना है? अरस्तु जो है दर्शन को क्या मानते हैं? ज्ञान का विज्ञान मानते हैं। और ये इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों कि किसने जो है दर्शन को ज्ञान का विज्ञान माना है। तो ये अरस्तु के द्वारा माना गया है, अरिस्टोटल के द्वारा माना गया है। इन्होंने जो है दर्शन को ज्ञान का विज्ञान माना है। ठीक है, बात करते हैं कांट की। कांट ने दोस्तों, कांट एक ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने दर्शन ज्ञान की आलोचनात्मक परीक्षा मानी है। इन्होंने इन्होंने क्या मानी है कि अगर ज्ञान आपको है और उसका अगर आप आलोचनात्मक परिदृश्य को जानने के लिए, यानी कि किसी भी चीज़ के जो है अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को समझने लग जाएं, तो वो ज्ञान जो है आपका दर्शन कहलाएगा। क्योंकि आपने के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना आपके अंदर एनर्जी है कि किसी भी चीज़ के आप पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स को समझ पा रहे हैं, यानी कि उसके आलोचनात्मक परीक्षा अगर ले पा रहे हैं, तो इट मीन्स आप एक दार्शनिक हो जाते हैं। ठीक है, तो कांट के अनुसार क्या है? दर्शन ज्ञान की आलोचनात्मक परीक्षा है। अब डॉक्टर राधा कृष्णन क्या मानते हैं दोस्तों? राधा कृष्णन ये मानते हैं दर्शन जीवन की समस्याओं का चिंतन है। तो इनके आधार पर क्या है कि दर्शन के द्वारा क्या है कि जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनका अगर चिंतन किया जा रहा है, जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनका, उन समस्याओं को दूर करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो आप एक फिलोसोफर बन चुके हैं। तो डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार दर्शन क्या है? जीवन की समस्याओं का चिंतन करना ही दर्शन है। ठीक है, तो ये दार्शनिक हमारे जो मेन हैं, प्लेटो, अरस्तु, कांट, राधा कृष्णन, इनके हमने परिभाषाएं ली हैं दोस्तों। और एग्ज़ाम में ऐसी परिभाषाएं पूछी जाती हैं जो होती छोटी हैं, लेकिन क्या होता है कि अधिक इनमें होने के कारण इनका जो है फिर एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको नाम सभी दिए रहते हैं और वहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा होता है। इसीलिए आपकी क्लासेस हमने ये है जो है पहले ही स्टार्ट कर दी हैं। तो आप तैयारी पे बिल्कुल जुट जाइए अभी से। ठीक है, और जो अभ्यर्थियों ने अभी चैनल को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर कर लें। और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ये बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, तो आप एक अच्छे साथी के तौर पे, क्योंकि हम पूरी तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे नोट्स के तौर पे, और लेकिन आपने भी एक अच्छी जो है एक अच्छा रोल प्ले करना है, एक सामाजिक दृष्टिकोण को डेवलप करते हुए अपना रोल प्ले करना है। वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों दर्शन की विशेषताएं क्या हैं। तो दर्शन की विशेषताएं क्या हैं? और यहाँ पर जो है एक तो सत्य की खोज करता है। दर्शन के द्वारा क्या होता है, फिलॉसफी के द्वारा क्या होता है दोस्तों, कि नए चीज़ों को जानने की इच्छा तो डेवलप होती है, लेकिन जो चीज़ हुई है उसकी सत्यता की खोज करना भी दर्शन है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके सत्य, उसका वास्तविकता क्या है, उसको जानने की इच्छा ही दर्शन है। तो दर्शन की विशेषताएं क्या है? एक तो सत्य की खोज करता है, तार्किक चिंतन पर आधारित है, लॉजिकल थिंकिंग इसमें डेवलप होती है, जीवन का मार्गदर्शन है, ये क्या कर देता है? जीवन का मार्गदर्शन करता है दर्शन। और जिज्ञासा और विचारशीलता बढ़ाता है। तो इसके द्वारा जो है जिज्ञासा बढ़ती है और विचारशीलता का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब दर्शन की जो है कुछ शाखाएं होती हैं दोस्तों। ठीक है, दर्शन के अंतर्गत कुछ शाखाएं होती हैं जिनको मीमांसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीमांसा कहा जाता है। जो इसके फिजिकल स्टेजेस होती हैं, तो वो इसके अंतर्गत किस चीज़ के अंदर किस चीज़ का पहचान की जाती है, किस चीज़ को जाना जाता है, उसको हम दर्शन के अंतर्गत मीमांसा के तौर पर जानते हैं, जिसको दर्शन की शाखाएं कही जाती हैं। तो दर्शन की प्रमुख 3 शाखाएँ होती हैं दोस्तों, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, दर्शन की प्रमुख शाखाएँ कौन-कौन सी हैं? पहली है तत्वमीमांसा, जो अस्तित्व का अध्ययन करती है, जिसको हम मेटाफिज़िक्स कहते हैं। ठीक है, तत्वमीमांसा, कोई भी चीज़ है उसका अस्तित्व क्या है, उसको जानना मेटाफिज़िक्स कहलाता है। दूसरा दोस्तों एपिस्टेमोलॉजी होता है। क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी। तो एपिस्टेमोलॉजी जो होता है वो ज्ञान मीमांसा कहलाती है। यानी कि इसके ज्ञान ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, उसके अंदर क्या-क्या ज्ञान छिपा हुआ है, कोई भी वस्तु है, उसका अस्तित्व है, उसके अस्तित्व का अध्ययन करना है। फिर उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें, जानकारियाँ छिपी हुई हैं, उन छिपी हुई जानकारियों का अध्ययन करना ज्ञान का अध्ययन कहलाता है। और तीसरा होता है मूल्य मीमांसा, यानी कि एक्सियोलॉजी लॉजी। ठीक है, क्या होता है? एक्सियोलॉजी। तो ये जो है मूल्यों का अध्ययन करता है, तो उस ज्ञान का मूल्य के रूप में, तो उसको मूल्य मीमांसा कहते हैं। तो दर्शन के 3 जो है शाखाएँ हो गई,
पहली है तत्व मीमांसा, दूसरा है ज्ञान मीमांसा, तीसरा है मूल्य मीमांसा। तो ये तीनों चीज़ें भी आपको एक्यूरेट तरीके से पता होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों दर्शन का महत्व। तो फिलॉसफी का क्या महत्व है यानी कि हमारे जीवन में। एक तो पहली बात, जीवन के उद्देश्य यानी कि हमारे जीवन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसको स्पष्ट करता है। दर्शन के द्वारा हमारे जीवन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं। और दूसरा, सही और गलत का ज्ञान देता है। तो दर्शन के द्वारा हमको क्या सही है क्या गलत है इसका ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये दर्शन का मेन महत्व है, सही और गलत की पहचान करना, ठीक है। तो मेन चीज़ ये होती है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों, ये एक सोचने की शक्ति विकसित करता है। दर्शन के द्वारा जो फिलॉसफी के द्वारा क्या होता है कि सोचने की शक्ति का डेवलपमेंट होता है, यानी कि हमारे अंदर सोचने की शक्ति डेवलप होती है। हम बार बार सोचते हैं और सोचते हैं तो किसी न किसी एक निर्णय तक जरूर पहुंचते हैं। तो वही सोच जो होती है, डेवलप जो होती है दिमाग में, वही सोच दोस्तों क्या करती है कि सत्य की पहचान कराती है। उसके अलावा शिक्षा की दिशा निर्धारित करती है, यहाँ की हमको शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा का लेनी है, और उस शिक्षा जो ले रखी है उस शिक्षा को डायरेक्शन प्रदान करती है दर्शन, ठीक है। आपको आपने जो एजुकेशन ले रखी है उसका उपयोग जहाँ हो रहा है वही तो दर्शन है, ठीक है। तो शिक्षा की दिशा निर्धारित करती है दर्शन, यानी कि फिलॉसफी के द्वारा शिक्षा की एजुकेशन की जो है डायरेक्शन का निर्धारण होता है, ठीक है। फाइनली अगर हम देखें दोस्तों, दर्शन और शिक्षा को अगर एक दृष्टिकोण से देखें, दर्शन क्या कर देता है, लक्ष्य देता है, ठीक है। और शिक्षा उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन बनती है। तो हम अगर एजुकेटेड नहीं होंगे, हम अगर समाज से कुछ सीख नहीं रहे होंगे तो हम कुछ नई सोच भी हमारे अंदर डेवलप नहीं हो सकती है, ठीक है। तो दर्शन क्या है, दर्शन लक्ष्य देता है, यानी कि हमें कोई चीज़ जैसे टास्क मिल जाता है तो हम उसके बारे में गहनता से अध्ययन तभी कर पाएंगे जब हम उससे रिलेट कुछ चीज़ों को जानते होंगे। तो वही शिक्षा है, यानी कि आप शिक्षा के द्वारा उस चीज़ के बारे में उसकी सत्यता को जानना, उसकी गहनता को जानना, कि इच्छा जो हमारे अंदर डेवलप हो रही है वही जो है शिक्षा है। और उस शिक्षा को लक्ष्य प्राप्त करने का साधन बनती है दर्शन। और दर्शन क्या होती है, लक्ष्य दे देती है, लेकिन शिक्षा के द्वारा उस लक्ष्य को साधन जो प्राप्त किया जाता है वही साधन है। तो शिक्षा दर्शन का व्यवहारिक रूप है। फाइनली क्या है, शिक्षा क्या है दोस्तों, शिक्षा जो है दर्शन का व्यवहारिक रूप है। यानी कि एक दार्शनिक जो है अपनी शिक्षा का उपयोग करके ही व्यवहारिक रूप में प्रकृति के अंदर उन चीज़ों को सब कुछ देखता है, खोजबीन करता है, छानबीन करता है, और उसके जो है आलोचनाओं को देखता है, अच्छाइयों को देखता है, बुराइयों को देखता है, और उसके आधार पर जो है डिसीजन पे पहुंचता है। तो दर्शन और शिक्षा के बीच एक रिलेशन है कि दर्शन का व्यवहारिक रूप क्या है, शिक्षा है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एमसीक्यू प्रश्न पे, क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों आपका एमसीक्यू प्रश्न पर आधारित होता है। और प्रत्येक चीज़ के व्याख्यान को समझने के बाद हम एमसीक्यू के माध्यम से पूरा प्रश्न सहित आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो आप जो है जिस टॉपिक को पढ़ लेंगे हमारी क्लास के अंतर्गत, वो टॉपिक आपका बाहर नहीं जाएगा, फिर वो आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो व्याख्यान को आप नोट्स के रूप में बनाइए, और उसके बाद जो एमसीक्यू प्रश्न हम कराएंगे उनको आप जो है अपनी समझ विकसित करने के लिए ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जो आपने स्टडी किया होगा उसी को हम जो है उसमें ज़रूर आपको क्लास के तौर पर ऑब्जेक्टिव भी ज़रूर कराएंगे। तो एक बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए ये सब कुछ ज़रूरी है दोस्तों। एक प्लानिंग के तहत पढ़ना होगा, तभी सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है, एक तो आपने उसको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि हम नोट्स फॉर्मेट में ही आपको पढ़ा रहे हैं। तो उसको तो आप छोड़ नहीं सकते, आपने कॉपी में वो लिखना ही लिखना है। और साथ ही जो है प्रत्येक यूनिट की अलग अलग कॉपी बना लेनी है। हम यूनिट को कंटिन्यू प्रत्येक यूनिट के अकॉर्डिंग क्लास कराते रहेंगे, और कोई भी यूनिट को हम एकदम पीछे नहीं छोड़ेंगे या कोई एक ही यूनिट पर नहीं लगे रहेंगे। लगातार यूनिटों को कवर करते रहेंगे, और साथ ही जो है आप 5 कॉपियाँ अपने अलग अलग बना लीजिए, और उसमें जो है प्रत्येक हमारे व्याख्यान को नोट्स के तौर पर तैयार करते रहिए। बेहतरीन नोट्स के साथ आपकी प्रिपरेशन मजबूत हो जाएगी, और आप एक दिन सिलेक्शन लेके अपना नाम जो है उस लिस्ट में ज़रूर देखेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और साथ ही जो अभ्यर्थी ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लें दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, धन कमाना, सर्वांगीण विकास करना, परीक्षा पास करना, या नौकरी
पाना। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो शरीर, मन, मस्तिष्क और व्यवहार में चेंज ला सके और या जो है डेवलप कर सके, उसको जो है शिक्षा उन्होंने माना था। तो सर्वांगीण विकास करना, ठीक है, तो सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। किसने कहा था कि शिक्षा जो है शिक्षा ही जीवन है, ठीक है, या जीवन ही शिक्षा है? तो ये कथन किसका है? ऑप्शन है प्लेटो, गांधी, जॉन डुई या विवेकानंद। तो एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ किसका कथन है? यह है दोस्तों जॉन डुई का। ठीक है, जॉन डुई ने कहा था कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। ठीक है। अगला प्रश्न है, दर्शन शब्द किस धातु से बना है? तो दर्शन शब्द किस धातु से बना है? ऑप्शन है ज्ञा, दृश्य, भू या क्री। तो दर्शन शब्द जो धातु से बना है दोस्तों, वो बना है दृश्य धातु से। किस धातु से बना है? दृश्य धातु से बना है दोस्तों दर्शन शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा किसकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति है? तो शिक्षा किसके लिए क्रियात्मक अभिव्यक्ति है? ऑप्शन है समाज, संस्कृति, दर्शन या धर्म। तो जो शिक्षा है दोस्तों, वो क्रियात्मक रूप में, व्यवहारिक रूप में किसके द्वारा आता है? ये दर्शन के द्वारा आता है। ठीक है दोस्तों, केवल समाज और संस्कृति अलग अलग नहीं, धर्म के द्वारा भी नहीं, ये आता है दर्शन के द्वारा। यानी कि दर्शन क्या है? माध्यम है, उद्देश्य देता है दर्शन, और शिक्षा क्या करती है? उसको, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्रियात्मक अभिव्यक्ति के तौर पर कार्य करती है। तो दर्शन जो है शिक्षा क्रियात्मक जो अभिव्यक्ति है वो है दर्शन की। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आदर्शवाद का मुख्य लक्ष्य क्या है? पहला है शरीर विकास, आत्म विकास, धन और शक्ति। तो आदर्शवाद का जो मुख्य लक्ष्य है दोस्तों, वह है आत्म विकास। तो आदर्शवाद जो होता है वो आत्म विकास को महत्व देता है। तो आदर्शवाद का मुख्य लक्ष्य भी आत्म का विकास करना है, आत्मा का विकास करना है, शरीर, मन और आत्मा से जो है डेवलपमेंट करना ही आदर्शवाद का मुख्य लक्ष्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगवाद का आधार है। तो प्रयोगवाद का आधार क्या है? कल्पना, अनुभव, आत्मा या पुस्तक। तो प्रयोगवाद का जो आधार है दोस्तों वो क्या है? प्रयोगवाद किस पर डिपेंड करता है? वो अनुभव पर डिपेंड करता है। यानी कि अनुभव है तो प्रयोगवाद है। ठीक है, प्रयोगवाद हमेशा प्रयोग कब करेगा व्यक्ति? जब अनुभव का यूज़ करेगा, अपने अनुभवों से तो करेगा। तो प्रयोगवाद का आधार क्या होता है? अनुभव होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस मेन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकृतिवाद के प्रमुख समर्थक कौन हैं? तो किन्होंने नेचुरलिज्म को महत्व दिया है? ऑप्शन है प्लेटो, रूसो, अरस्तु या कांट। तो इसमें से अगर हम बात करें दोस्तों, प्रकृति को महत्व किसने दिया था? वो दिया था रूसो ने। किसने दिया था? प्रकृतिवाद के समर्थक जो हैं वो हैं रूसो हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, तत्व मीमांसा किससे संबंधित है? ऑप्शन है ज्ञान, मूल्य, अस्तित्व या समाज। तो तत्व मीमांसा किससे संबंधित है? यह है दोस्तों आपका अस्तित्व से, क्योंकि तत्व मीमांसा के अंतर्गत अस्तित्व की पहचान होती है। ठीक है, तो तीन प्रकार की मीमांसा हमने बताई थी दर्शन की, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। ठीक है, तो ये जो है अस्तित्व तत्व मीमांसा जो होती है वो अस्तित्व मीमांसा, अस्तित्व की से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रक्रिया है। अब शिक्षा की प्रक्रिया किस प्रकार की है दोस्तों? ऑप्शन है स्थिर, गतिशील, सीमित या असामाजिक। तो शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है? तो शिक्षा की प्रक्रिया दोस्तों होती है गतिशील। कैसी होती है? शिक्षा की प्रक्रिया कैसी होती है? गतिशील होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य ऑप्शन है एकांत, समायोजन, प्रतियोगिता या मनोरंजन। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता, केवल प्रतियोगिताओं से संबंधित नहीं होता, एकांतवास कोई शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता। क्या है? समायोजन मेन चीज़ है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो हर माहौल में समायोजन कर सकता है। ठीक है, तो शिक्षा का मेन उद्देश्य ही समायोजन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है? तो विवेकानंद ने शिक्षा को क्या माना है?
तो परीक्षा, नौकरी, पूर्णता का विकास या व्यापार। तो स्वामी विवेकानंद क्या मानते हैं? मनुष्य के अंतर्गत अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही जो है शिक्षा है। यानी कि अगर उसके अंतर्गत मनुष्य के अंतर्गत पूर्णता का विकास हो जाए तो वही शिक्षा है। ठीक है, एजुकेशन क्या होती है कि मनुष्य के अंदर की जो पूर्णता है उसको डेवलपमेंट करना ही शिक्षा है। ये विवेकानंद के विचार रहे हैं और बहुत अच्छे दार्शनिक के तौर पर विवेकानंद जाने जाते हैं दोस्तों। तो इनका मानना था शिक्षा का अर्थ है पूर्णता का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दर्शन की शाखा कौन सी नहीं है। ये पूछा गया दर्शन की शाखा कौन सी नहीं है। तो इसमें हम बात करते हैं कि दर्शन की तीन शाखाएं होती हैं। एक तत्व मीमांसा होती है, दूसरी ज्ञान मीमांसा और तीसरा होती है मूल्य मीमांसा। अब इन तीनों के अलावा जो इसमें है तत्व, ज्ञान और मूल्य के अतिरिक्त जो दोस्त हुए हैं वह है जीव विज्ञान। बिल्कुल गलत आंसर है ये। तो दर्शन की शाखा के अंतर्गत जीव विज्ञान नहीं आता है। तत्व मीमांसा आते हैं, ज्ञान मीमांसा आता है और मूल्य मीमांसा आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रॉन्ग है ये। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, शिक्षा का नैतिक उद्देश्य क्या है। तो जो मॉरल एम होता है, ऑब्जेक्टिव है शिक्षा का, जो मॉरल ऑब्जेक्टिव हो क्या है? धन, चरित्र निर्माण, परीक्षा या खेल। तो अगर हम बात करें शिक्षा का जो नैतिक उद्देश्य होता है दोस्तों वो होता है चरित्र का निर्माण करना। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर चुका है या वो वेल एजुकेटेड है तभी वह वेल एजुकेटेड कहलाएगा जब उसके अंतर्गत एक अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। तो शिक्षा का जो नैतिक उद्देश्य है वो क्या है? चरित्र का निर्माण करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन ड्यूविस किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद या प्रकृतिवाद। तो जॉन ड्यूवी किससे संबंधित हैं? तो जॉन ड्यूवी जो संबंधित हैं दोस्तों वह हैं प्रयोगवाद से संबंधित। ये प्रयोगवाद को महत्व देते हैं दोस्तों और प्रयोग द्वारा सीखने को महत्व देते हैं जॉन ड्यूवी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है शिक्षा का व्यावसायिक उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा के अगर व्यावसायिक उद्देश्य की बात करें दोस्तों, खेल, रोजगार, योग्यता, कविता या धर्म। तो शिक्षा का जो व्यावसायिक उद्देश्य है वह है रोजगार और योग्यता डेवलप करना। ठीक है, रोजगार के लायक योग्यता डेवलप करना, ये इसका व्यावसायिक उद्देश्य है। ठीक है, व्यक्ति को रोजगार युक्त बना देना, ये इसका व्यावसायिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है शिक्षा का। और अगर शिक्षा का सामाजिक दृष्टिकोण देखें तो समाज में समायोजन करने की क्षमता ही शिक्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है दर्शन देता है। अब दर्शन के माध्यम से जो फिलॉसफी होती है उसके द्वारा क्या मिलता है? धन, दिशा, नौकरी या परीक्षा। तो दर्शन के द्वारा दोस्तों मिलती है दिशा और इस दिशा को प्राप्त करके जो है शिक्षा के द्वारा एक जो है दर्शन के जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्त किए जाते हैं। तो दर्शन क्या होती है? एजुकेशन को एक डायरेक्शन देती है। ठीक है, तो ये क्या काम करती है? दिशा देने का काम करती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, शिक्षा देती है। ऑप्शन है सिद्धांत, व्यवहारिक रूप, कल्पना या स्वप्न। तो शिक्षा के द्वारा क्या मिलता है दोस्तों? एक व्यवहारिक रूप है शिक्षा और व्यवहार में परिवर्तन लाती है। तो इस शिक्षा क्या देती है? व्यवहारिक रूप देती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, शिक्षा है। शिक्षा क्या है? शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया, व्यक्तिगत प्रक्रिया, यांत्रिक प्रक्रिया या असामाजिक प्रक्रिया। तो शिक्षा दोस्तों है एक सामाजिक प्रक्रिया। तो शिक्षा जो है समाज में जीने का हौसला बढ़ाती है, समाज में जीने के लिए माध्यम बनाती है, समाज में जीने का तरीका सिखाती है, व्यवहार में परिवर्तन लाती है, व्यक्तित्व का विकास करती है। तो ये सब एजुकेशन है। तो फाइनली एजुकेशन क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के तौर पे जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, टैगोर के अनुसार शिक्षा क्या है? प्रकृति और समाज से जोड़ती है, धन देती है, नौकरी देती है, परीक्षा दिलाती है। तो टैगोर के अनुसार शिक्षा क्या है दोस्तों? ये प्रकृति और समाज से जोड़ती है। तो एजुकेशन के द्वारा हम क्या होते हैं? पूरा अपना नेचर से, अपने व्यवहार व्यवहार के माध्यम से अपने इस समाज से हम जुड़ते हैं और समाज में समायोजन करते हैं। तो टैगोर ने भी जो एजुकेशन को माना है वो प्रकृति और समाज को जोड़ने का माध्यम माना है। ठीक है, समाज और प्रकृति से जोड़ने के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए टैगोर ने शिक्षा को ही माध्यम माना है। लेते हैं दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, ज्ञान मीमांसा किससे संबंधित है? तो ज्ञान मीमांसा किससे संबंधित है? ज्ञान, मूल्य, अस्तित्व या शरीर।
तो इसकी हम बात करें तो दोस्तों ज्ञान मीमांसा है तो ज्ञान से संबंधित है, यानी कि मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित ज्ञान है उसको जो है व्यवहारिक रूप में लाना ज्ञान मीमांसा कहलाता है। तो ज्ञान मीमांसा किससे संबंधित है? ज्ञान से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यह है दोस्तों हमारी क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी? ये हमारी क्लास फर्स्ट थी, यूनिट फर्स्ट, और क्लास फर्स्ट हमारी ये रही है। उत्तराखंड के अंतर्गत एलटी या अन्य स्टेट में जहाँ टीईटी टीजीटी के अंतर्गत ये एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उन सब के लिए जो है ये हेल्पफुल क्लास है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अब हमारी ये क्लासेस लगातार चलती रहेंगी, ये सिलसिला लगातार चलते रहेगा और ये जो है आपको क्लासेस लगातार हमारे द्वारा मिलती रहेंगी। इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को जो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां से सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर जो है आपको हमारी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो दोस्तों फाइनली एक अन्य स्लोगन के साथ इस क्लास की समाप्ति करते हैं। ये स्लोगन उन अभ्यर्थियों के लिए समर्पित है जिनका प्रीवियस जो है एलटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो उनके लिए जो है स्लोगन समर्पित है। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ए ज़िंदगी तू देख, ए ज़िंदगी तू देख, मैं फिर जीत आऊँगा, मैं फिर जीत जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं सभी जो है बातों के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।